Hello everyone, I am Jyoti and welcome to the most foundational video that you will need to understand before you start reading ancient Indian history. Why? Because अगर हमें chronology नहीं पता होगा ना कि कौन से पीरियड के पास कौन सा पीरियड फॉलो होता है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर रीडिंग इन द बुक्स. तो इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू कवर द क्रोनोलॉजी सिंपल तरीके से कि एंशिएंट इंडिया जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन से पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आता है, यानी कि कौन से सिविलाइजेशन के बाद कौन सा सिविलाइजेशन आता है, कौन से राजा के बाद कौन सा राजा आता है, कौन से पॉलिटिकल इवेंट के बाद कौन सा पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. अब क्या है, बिफोर स्टार्टिंग दिस हमें ना एक चीज़ याद रखना है कि हिस्ट्री को हम क्या करते हैं ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. अगर मैं बोलूँ हिस्ट्री जो है हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है तो एंशिएंट हिस्ट्री मतलब कुछ भी हो सकता है. अर्थ के एवोल्यूशन से हम एंशिएंट मान सकते हैं. तो हम एंशिएंट कब से मानते हैं? एंशिएंट हम जनरली हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो है प्रोटो हिस्ट्री पार्ट, प्रोटो हिस्ट्री से. ठीक है, तो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री सबसे पहले हम समझते हैं कि हिस्ट्री को क्या है, हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट. सबसे पहले है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड. नेक्स्ट इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड उसके बाद आता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड. प्री हिस्टोरिक पीरियड जहाँ पे हमें कोई लिटरेरी यानी कि कोई रिटन एविडेंस, रिटन बुक वगैरह, जहाँ पे हमें कोई रिटन बुक नहीं मिलता है. प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है जहाँ से हमें रिटन एविडेंस तो मिलता है, वी फाइंड रिटन सोर्स, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है, सबसे पहले इंडिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन हम मानते हैं क्या था, हड़प्पा. हड़प्पा एक शहर है, हड़प्पा एक साइट है, उसके आसपास जो एक सिविलाइजेशन मतलब हो गया कि एक ह्यूमन कल्चर जो डेवलप हो रहा है. कल्चर मतलब क्या है? कल्चर इंक्लूड्स एवरीथिंग. हमारा खाने पीने का तरीका, हमारा ड्रेस, हम किस तरह से, हमारा लैंग्वेज हो गया, हमारा रिलीजन हो गया, इन सब को मिला के बनता है कल्चर. एंड पीपल ऑफ वन सिमिलर कल्चर, उसको हम ग्रुप करके क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रुप करके बोलते हैं सिविलाइजेशन. तो सबसे पुराना सिविलाइजेशन जो इंडिया में है उसको हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन. ये कहाँ था? ये हड़प्पा नाम का एक सिटी है. कहाँ है प्रेजेंट हड़प्पा सिटी? है प्रेजेंट हड़प्पा सिटी है पाकिस्तान में, उसके अराउंड ग्रो किया है. तो इसमें क्या है, हमें यहाँ से हमारा ना सिलेबस में स्टार्ट होता है. तो ये क्या है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, बिकॉज यहाँ से हमें रिटन सोर्स मिला है बट ये हम पढ़ नहीं पाए हैं. ठीक है, तो इसलिए उसको हमने प्रोटो में रखा है. अब क्या है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड ऐसा नहीं है कि सिलेबस के बाहर है, बट हमें यहाँ से क्या पढ़ना है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में ये जो 3 चीज़ें आती हैं इसके बस फीचर्स पढ़ना है हमें. ठीक है, ओनली फीचर्स एंड सम इम्पॉर्टेंट साइट्स. एज वी प्रोग्रेस विद द सीरीज़ मैं बता दूंगी इसको एग्जैक्ट कहाँ से पढ़ना है, कहाँ इसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड दिस. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब क्या है कि अगर हम और हिस्टोरिक पीरियड क्या है, जहाँ से हमें रिटन सोर्सेज मिले हैं, और इंडिया में जहाँ से हमें रिटन सोर्सेज मिले हैं और हम उसको पढ़ भी पाए हैं, वो है अर्लीस्ट आर द वेदास. ठीक, सो फर्स्ट कम्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन कम्स द वैदिक पीरियड जिसमें दैट इज़ डोमिनेटेड बाय द आर्यंस. ठीक है, तो अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो अभी आगे क्लियर हो जाएगा. अब क्या है कि जब मैं बोल रही हूँ हड़प्पा के आसपास एक सिविलाइजेशन हो रहा है, तो ये जो सिविलाइजेशन है ना ये बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन है. क्या कितना एडवांस्ड है? यहाँ के लोग जो हैं, इफ़ यू सी दिस इमेज, तो यहाँ के लोग इतना एडवांस्ड है कि यहाँ के लोग प्रॉपर ना ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं अपने घर बनाने के लिए. प्लस सारे ब्रिक्स क्या हैं, सारे ब्रिक्स इक्वल साइज़ के हैं. ये जो सामने आप देख रहे हो ना इमेज, ये सीढ़ी है, ये जो स्पेस आप देख रहे हो, दिस स्पेस इज़ एक्चुअली अ स्विमिंग पूल. इट्स एक्चुअली अ स्विमिंग पूल जिसमें क्या है, प्रॉपर मैकेनिज़्म था जिससे एक साइड से पानी आ रहा है और दूसरे साइड से पानी क्या हो रहा है, खाली भी जब हो रहा है ताकि स्टैगनेंट वाटर ना जमे यहाँ पे. ठीक है, इतने हाई राइज बिल्डिंग्स बन रहे हैं. सो दिस शोज दैट इट वॉज अ वेरी एडवांस सिविलाइजेशन. बट इफ़ इट वॉज एन एडवांस सिविलाइजेशन, एकदम से तो लोग एडवांस नहीं बन जाएंगे. हवा से तो नहीं टपक गए थे ना लोग सारा नॉलेज लेकर के, तो उसके पहले इनका भी कहीं ओरिजिन रहा होगा. तो ऐसा मानते हैं कि देर इज़ स्टिल अ प्लेस कॉल्ड मेहरगढ़
कहाँ पे? पाकिस्तान में। यह है हमारा प्रेजेंट डे पाकिस्तान का बाउंड्री। उस टाइम पे क्या है? पाकिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो मेहरगढ़ जो है ये मानते हैं कि यहाँ पे यहाँ के जो लोग थे ये लोग नियोलिथिक पीरियड को बिलोंग करते थे, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड को बिलोंग करते थे, दैट इज़ न्यू स्टोन एज। और यही लोग आगे जा कर के इस्टेब्लिश कर रहे हैं या फिर डेवलप हो जा रहे हैं इनटू अ मोर मैच्योर सिविलाइजेशन, जिसको हम नाम देते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। सो एंड मेहरगढ़ इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द साइट जहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिलता है इन साउथ एशिया, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इन साउथ इंडिया। सो पहले ये हो गया, उसके बाद आता है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था, जैसे हम देख ही सकते हैं, स्विमिंग पूल हो गया, अर्बन हाउसेस हो गया, ये सब। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है ना, इसके जो लोग थे इनका भी एक पॉइंट पे एंड होता है, ठीक है, जो भी चीज़ शुरू हुआ है वो एक बार ख़त्म तो ज़रूर होगा। तो इसका एंड कैसे होता है? ये जो सिविलाइजेशन के लोग थे ना, ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, इन सारे जगहों पे फैले हुए थे। और इसके बाद हमें जो रिमेन्स मिलता है ना, हमें हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता चलता है? जो भी हमें रिमेन्स मिला है, रिमेन्स यानी कि जो हमें टूल्स मिले हैं फॉर एग्जांपल वहाँ के, या फिर बिल्डिंग्स के अवशेष मिले हैं, या फिर कोई इंस्क्रिप्शन मिला है, इससे हमें पता चलता है कि इसके बाद जो आ रहा है दैट इज़ वैदिक पीरियड, वो क्या है ना, वो कम्प्लीटली इससे अलग है। ये अगर अर्बन है तो वो क्या है? वो है रूरल। तो इतना कॉन्ट्रास्ट कैसे हो सकता है? हम क्या करते हैं, हम रूरल से अर्बन की तरफ जाते हैं, ठीक है, अर्बन से रूरल की तरफ नहीं जाते हैं। सो बिकॉज हम यहाँ पे अर्बन से रूरल की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि दीज वेर फॉरेनर्स, ठीक है। आर्यंस को क्या बोलते हैं? आर्यंस को मानते हैं फॉरेनर्स। अब क्या है कि ये अपने आप में क्या है ना, टॉपिक ऑफ डिबेट है, ठीक है, कि ये फॉरेनर्स थे या नहीं थे। बट आप जिसमें भी बिलीव करते हो, जो फॉरेनर्स मानते हैं वो मानते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे। जो फॉरेनर्स नहीं मानते हैं वो ये मानते हैं कि ये लोग उत्तराखंड के आसपास जो हिमालय के एरिया है वहाँ से ये लोग आए थे, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर हम मैप के हिसाब से देखें, ठीक है, अगर हम मैप के हिसाब से देखें तो आर्यंस अगर मान लो यहाँ से आते हैं, आर्यंस अगर मान लो उत्तराखंड वाले एरिया से आते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, फिर भी हड़प्पन्स के लिए क्या है? ये लोग फॉरेनर्स ही हैं। इधर से भी आएंगे तो भी फॉरेनर्स हैं, और इधर से अगर वो आएंगे तो भी इनके लिए ये फॉरेनर्स ही हैं, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे इनको फॉरेनर्स मान रहे हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी, ठीक है। और हड़प्पन्स के लिए तो ये फॉरेनर्स ही थे, चाहे वो इंडियंस थे चाहे वो सेंट्रल एशियंस थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद क्या होता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन का अगर एंड जैसे देखते हैं, ऐसा मानते हैं कि हड़प्पन्स के पास ना कम वेपन्स थे, ठीक है, दे हैड लेस नंबर ऑफ वेपन्स, तो एंड दे डिड नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ हॉर्स, ठीक है। सुरका तोड़ा बोल के एक जगह है, वहाँ से हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इनको हॉर्स के बारे में, हॉर्स वॉज नॉट वेरी कॉमन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन जो आर्यंस हैं, आर्यंस कौन है? आर्यंस हैं जिन्होंने वेद लिखा था, ठीक है, वैदिक पीरियड बोलते हैं ना। वैदिक पीरियड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस टाइम पे वेद लिखा गया। तो ये जो आर्यंस हैं इनके पास क्या था? इनके पास था वेपन्स प्लस इनके पास था हॉर्सेस। सो वेपन से क्या मिल रहा है? उनको स्ट्रेंथ मिल रहा है, हॉर्स से उनको स्पीड मिल रहा है। एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, भले ही हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज मोर मैच्योर इन द सेंस कि इनका सिविलाइजेशन ज़्यादा एडवांस्ड था, ठीक है, स्टिल द आर्यंस वेर एबल टू डिफीट देम, ठीक। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन इज फॉलोड बाय द वैदिक एज। अब वैदिक एज क्या है? वैदिक एज एक ऐसा पीरियड है जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पीरियड क्या है? पहला पीरियड है द पीरियड जहाँ पे ऋग्वेद लिखा जा रहा है। अर्ली वैदिक पीरियड को क्या है? अगर हम ऐसे देखें टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो 1500 BC से लेकर के 500 BC तक जो है उस पर राज किया है आर्यंस ने, ठीक है। अब ये जो आर्यंस है ना, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट? ये जो डिवीजन है किसके बेसिस पे है? बिकॉज है तो दोनों ही आर्यंस। डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ
सोसाइटी, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटी, ठीक है, एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड अदर्स। सोसाइटी का ही पार्ट हो गया, बट एनीवेज। तो ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं ये 1500 से लेकर के 1000 BC के बीच में अलग था, और यहाँ से लेकर के 1000 BC से लेकर 500 BC तक ये चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इसी चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम बोलते हैं वैदिक पीरियड दो पार्ट में है, एक है अर्ली वैदिक, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ऋग वैदिक पीरियड, एंड एक है लेटर वैदिक पीरियड। इसमें फीचर्स क्या है? ऋग वैदिक पीरियड में क्या था ना, इट वाज मोर ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल, और यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर कम करते थे, ठीक है, बहुत ही कम करते थे। ज़्यादातर लोग क्या करते थे? हंटिंग एंड गैदरिंग। तो सोसाइटी क्या होगा? सोसाइटी वाज मच मोर प्रिमिटिव। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो रहा है? ये लोग हंटिंग एंड गैदरिंग तो कर रहे हैं, साथ में एग्रीकल्चर भी फ्लरिश कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट क्या है? एज अ रिजल्ट पीपल आर बिकमिंग रिच। तो अगर वो रिच हो रहे हैं तो क्या होगा? रिच अगर वो हो रहे हैं तो वो और ज़्यादा कहाँ पे रहना प्रेफर करेंगे? वो टाउन्स में रहना प्रेफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ समझो कि टाउन्स बनता कैसे। शुरू में सारा लैंड तो नॉर्मल मान लो जंगल से भरा हुआ है, तो कुछ एरिया टाउन कैसे बना, कुछ एरिया विलेज कैसे बना। टाउन कैसे बनता है? मान लो ABCD, ये क्या है? ये चार हमारे पास लोकेशंस हैं जहाँ ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, 4 विलेजेस हैं। अब क्या है कि मान लो यहाँ पे A को किसी से, A फॉर एग्जांपल दिस कोई ट्रेडर है A में, उसको ट्रेड करना है D के साथ, ठीक है, प्लस उसको ट्रेड किसके संग करना है? ये B वाले को ट्रेड करना है C के साथ, प्लस ट्रेड करना है A के साथ। तो ये जो ट्रेडर्स हैं ना, ये चाहेंगे कि हम एक म्यूचुअल जगह पे रहें, ताकि क्या है, ताकि इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू डू ट्रेड विथ ऑल द विलेजेस। तो इस तरह से ये जो बीच वाला एरिया है ना, इसमें सारे ट्रेडर्स रहना स्टार्ट कर देंगे, तो ये एरिया विल डेवलप एज टाउन्स। समझ में आया? सो दिस एरिया विल डेवलप एज अ टाउन। तो इस तरह से ना टाउन्स का डेवलपमेंट होता है। अब टाउन्स का जब डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है? टाउन्स के डेवलपमेंट में गांव के जो रूल्स हैं वो टाउन्स में अप्लाई नहीं करते हैं ज़्यादातर रूल्स। मतलब गांव में क्या है ना, लोग और एक दूसरे में लोग क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, या फिर ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन सेम होता है, दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, इनमें चेंजेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या है? ऋग वैदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक पीरियड में वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था। बाद में क्या हो रहा है? वो हेरिडेटरी के बेसिस में हो जा रहा है। सो एनीवेज, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आता है हमारा वैदिक पीरियड, एंड वैदिक पीरियड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नेक्स्ट वी मूव टू द पीरियड ऑफ महाजनपद, ठीक है। वैदिक पीरियड के बाद क्या आ रहा है? पीरियड ऑफ महाजनपद। क्यों? क्योंकि जब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऋग वैदिक एंड अर्ली वैदिक, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे शुरू में दे स्टार्टेड एज ट्राइब्स। तो अब एक ट्राइब नहीं था, देयर वेर सेवरल ट्राइब्स, और ये सारे ट्राइब्स क्या कर रहे थे? ऑल ऑफ दीज ट्राइब्स दे वेर फाइटिंग अमंग ईच अदर, ठीक है। ये क्या कर रहे थे? ये आपस में लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? फॉर रिसोर्सेज एंड काउज। काउ वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल पोजिशन, ठीक है। तो ये आपस में लड़ रहे हैं। अब मान लो एक ट्राइब है, उसने क्या किया? एक ट्राइब में मान लो 50 लोग हैं, उसने ट्राइब B को हरा दिया। ट्राइब B में थे 30 लोग। तो अब A का जो लीडर है उसके पास कितने लोग हो गए? उसके पास हो गए अभी 80 लोग। फिर मान लो इसने C को हराया, C के ग्रुप में थे फिर से मान लो 40 लोग। तो अब क्या हो गया? 80 प्लस दिस 120 पीपल, तब 120 लोग हो गए A के अंडर में। तो इतने सारे लोगों को ना एक जगह से दूसरी जगह लेके माइग्रेट करना, ट्राइब्स क्या होता है? ट्राइब्स माइग्रेट, इनको लेके माइग्रेट करना, तो इट जनरली इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग एक जगह पे सेटल कर रहे हैं, और जैसे ही ये लोग एक जगह पे रहना स्टार्ट कर रहे हैं, अलग अलग ट्राइब अलग अलग जगह पे रहना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वैसे ही क्या हो रहा है ना कि हमारा स्टेट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जा रहा है। स्टेट्स का डेवलपमेंट मतलब शुरू में ये छोटा सा ट्राइब है, इसका लीडर है जो है ट्राइबल रूलर, ठीक है, ये एक ट्राइबल लीडर है। बाद में ये जो ट्राइब और ये ट्राइबल लीडर जो है, ये ट्राइबल लीडर तब तक रहेगा जब तक ये अपने ट्राइब को वॉर में जिताता रहेगा। जब ये वॉर में नहीं जिता पाएगा, इसको कोई और चैलेंज करेगा, एंड इफ़ ही लूजेज देन द नेक्स्ट पर्सन विल बिकम द न्यू ट्राइबल रूलर। बाद में क्या हो रहा है ना कि ये वॉर करते हुए कुछ ट्राइबल लीडर्स हैं जो कि दे आर सो पावरफुल कि दे आर विनिंग वॉर आफ्टर वॉर। तो ये ट्राइबल लीडर्स ग्रेजुअली क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जा रहे हैं। अब जब ये ज़्यादा पावरफुल हो जा रहे हैं
तो ये क्या चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद क्या है, मेरा जो सक्सेसर है ना वो नया नेक्स्ट ट्राइबल लीडर बने। तो इस तरह से ग्रेजुअली देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ हेरिडेटरी मोनार्की। और स्टेट्स का साइज़ भी क्या है, जैसे जैसे ये एक दूसरे छोटे छोटे स्टेट्स को हराते जाते हैं, स्टेट्स का भी साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है। तो विथ टाइम, मतलब लेटर वैदिक पीरियड से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, विथ टाइम 16 बड़े स्टेट्स आ जा रहे हैं। महाजनपद, जनपद इज़ बेसिकली स्टेट्स, तो 16 बड़े स्टेट हो जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। 16 बड़े कौन से हैं? 16 बड़े हैं, उनका नाम क्या है सिटीज़ का? कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, मत्स्य, वृज्जी, मगध। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट 16 स्टेट्स जो ग्रेजुअली डेवलप हो रहे हैं। सबसे पावरफुल उसमें कौन थे? 4 सबसे पावरफुल थे। वन इज़ वत्स, दूसरा है कोशाला, तीसरा है अवंती एंड चौथा है मगध। ठीक है, ये क्या है, ये सबसे पावरफुल बने। मतलब होता है ना कि अभी हमारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी हम देखें तो देयर आर सेवरल स्टेट्स। ठीक है, उसमें से कुछ स्टेट्स आर मोर पावरफुल, सम स्टेट्स आर लेस पावरफुल, सेम वे। तो 16 बड़े स्टेट्स हैं, उसमें से 4 मोर पावरफुल है। और ये चारों क्या कर रहे हैं? चारों आपस में लड़े जा रहे हैं। ठीक है, लड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं फॉर सुप्रीमेसी। ठीक है, टू बिकम द मोस्ट पावरफुल किंगडम। और ये जो लड़ रहे हैं आपस में, who is getting the advantage? It is basically Magad. Magad ultimately will emerge as the most victorious. अब आगे क्या होता है? आगे क्या है ना कि जब ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रहे हैं उस टाइम पे क्या है, मैंने क्या बोला था, लेटर वैदिक पीरियड में ग्रेजुअली ट्रेड क्या है, ट्रेड इंक्रीज कर रहा है, एग्रीकल्चर और ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, ट्रेड इंक्रीज कर रहा है, एग्रीकल्चर फ्लरिश कर रहा है। कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो जा रहा है। उसके बाद क्या है, पोजीशन ऑफ वेमेन जो है, पोजीशन ऑफ वेमेन क्या हो रहा है, नीचे डिक्लाइन कर रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देयर इज़ ओवरऑल डिसकंटेंट इन द सोसाइटी। लोग पीपल आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट, नॉट हैप्पी विद द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। ब्राह्मण्स जो डोमिनेंस कर रहे हैं सोसाइटी में, उससे लोग खुश नहीं हैं। वाई? बिकॉज इनके पास पैसा तो है बट स्टिल इनको सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा है, सोशल स्टेटस इनका लो है कंपेयर टू द ब्राह्मण्स, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। जो रिच एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, ठीक है, वैसे तो कास्ट क्या है, कास्ट इज़ ह्यूमन मेड, तो जो लोअर कास्ट हैं उनको क्या है, दे आर नॉट लाइकिंग द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बिकॉज ये उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ठीक, वुमेन का पोजीशन डिक्लाइन हो रहा है। तो ओवरऑल क्या है ना कि लोगों के बीच में देयर इज़ अ काइंड ऑफ डिसकंटेंट। ठीक है, तो लोग, पीपल आर नॉट हैप्पी विथ द एग्जिस्टिंग रिलीजन दैट इज़ डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। तो ये क्या कर रहे हैं कि लोगों के माइंड में ये भी है कि दे आर लुकिंग फॉर सम न्यू आइडियाज़, ठीक है, जिसको वो अडॉप्ट कर सकें। तो एक तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा था, 16 महाजनपद हो रहा है, पैरेलली ये हो गया हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज़ 2 प्रोमिनेंट रिलीजन्स आर कमिंग अप। ठीक है, 2 प्रोमिनेंट रिलीजन आ रहे हैं। एक है, कौन सा है हमारे पास, एक है जैनिज़्म एंड दूसरा है बुद्धिज़्म। ठीक है, 2 प्रोमिनेंट रिलीजन कौन है? 2 प्रोमिनेंट रिलीजन में है, सबसे पहले है हमारे पास जैनिज़्म एंड दूसरा है बुद्धिज़्म। महावीरा और बुद्धा आ रहे हैं दोनों महावीरा और बुद्धा कहाँ से बिलोंग करते थे? ये मगध के आसपास वाले रीजन जो है वहाँ से बिलोंग करते थे, दैट इज़ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आके ऐसे फिलोसॉफीज़ दे रहे हैं जो कि अच्छा लग रहा है कि इनको ट्रेडर्स को भी पसंद आ रहा है, जो एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं उनको भी पसंद आ रहा है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी पसंद आ रहा है। तो सब क्या है, ज़्यादातर लोग, विमेन को भी अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादातर लोग क्या है, दे आर कन्वर्टिंग टू जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो ये तो हो गया हमारा अभी तक का सिचुएशन। इसमें साथ ही साथ क्या हो रहा है कि कुछ फॉरेन पावर्स है ना, कुछ फॉरेनर्स, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी इन्वेड कर रहे हैं। सबसे पहला फॉरेन इन्वेजन जो इंडिया में हुआ था दैट वाज, अगर हम आर्यन वाले थ्योरी को अलग कर दें तो सबसे पहले जो हुआ था दैट वाज ऑफ द इरानियंस। ठीक है, इरानियंस जो है इन्वेजन एग्जैक्टली ये इंडिया में घुसे नहीं थे बट दे ट्राइड टू अटैक इंडिया, और इसका रूलर कौन था? डेरियस द फर्स्ट। ठीक है, रूलर था डेरियस द फर्स्ट, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल।
नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारा, अलेक्जेंडर। सबसे पहले तो आ रहे हैं ईरानियंस, वो दे वर नॉट सक्सेसफुल इन एंटरिंग इंडिया। नेक्स्ट वी हैव अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर क्या निकला था, अलेक्जेंडर निकला था ग्रीस से क्या करने के लिए, वो निकला था वर्ल्ड कॉन्कर के लिए। तो वर्ल्ड कॉन्कर के रास्ते में क्या है, देखो कहाँ कहाँ तक उसने स्प्रेड किया था, कौन कौन से एरिया, यहाँ से निकलते हुए उसने ये सारे एरियाज़ जो हैं, इन सारे एरियाज़ पे अपना कंट्रोल जमाया था, और वो कहाँ एंटर करने वाला था, इंडिया में एंटर करने वाला था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वहाँ पे पुरु, वन ऑफ द मेजर जनपद वॉज पुरु। तो पुरु जो जनपद है ना, वो चैलेंज कर रहे हैं इनको, अलेक्जेंडर को, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस जो कि हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, अलेक्जेंडर इंडिया में नहीं घुस पा रहे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर चला जा रहा है, मतलब ही इज़ रिटर्निंग बैक एंड ऑन हिज वे बैक ही इज़ डाइंग। अब भले ही अलेक्जेंडर यहाँ पे इंडिया में इन्वेड नहीं कर पाया था, लेकिन इंडिया के रूलर्स को इतना तो समझ में आ गया था कि अब हमें एक सेंट्रल पावर चाहिए, कि अगर हमें कोई फॉरेनर है ना वो अटैक करता है, ज़्यादातर फॉरेन अटैक्स कहाँ हुआ है, यहाँ तो पानी है चारों तरफ, नॉर्थ वेस्ट से हो रहा है, कोई अगर फॉरेनर हमें अटैक करता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए एक सेंट्रल पावर जो कि सारे महाजनपद जो हैं, ठीक है, जो कि सारे महाजनपद, फॉर एग्जांपल वी हैव, जैसे हो गया एक सेकेंड ना, जैसे हो गया यहाँ पे मगध था, ठीक है, यहाँ पे गांधार हो गया, तो इस तरह से जो भी यहाँ पे जितने भी जो महाजनपद हैं हमें क्या कर सके, लीडरशिप दे सके। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल, सबसे जब दावेदार कैंडिडेट जो था वो था हमारे बिहार का मगध। ठीक है, मगध इज़ प्रेजेंट डे बिहार। ठीक है, अब मगध क्या है, मगध क्यों सबसे, मैं बोल रही हूँ सबसे पावरफुल दावेदार मगध है टू बी द लीडर, बिकॉज इसके पास ना काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे कि उस टाइम पे एलिफेंट्स हैड अ वेरी बिग रोल, वॉर में एलिफेंट्स प्लेड अ मेजर रोल, मगध में एलिफेंट्स मिलते थे। हमें किस चीज़ से क्या चाहिए, वेपन्स के लिए क्या चाहिए, आयरन वेपन्स बनते थे, आयरन ओर है यहाँ पे मगध में, पावरफुल रूलर्स हैं यहाँ पे, चेन ऑफ पावरफुल रूलर्स हैं, मतलब जैसे कि मान लो हो गया अजात शत्रु हो गया, काला शोका हो गया, डोंट फील स्केर्ड अबाउट दीज नेम्स, आई विल मेक इट वेरी ईजी, ठीक है, इन द सब्सिक्वेंट वीडियोज़, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वी हैव, तो एक कंटिन्यूअस एबल लीडर्स, कंटिन्यूअस एबल मिनिस्टर्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास राधा गुप्ता है, हमारे पास चाणक्य है। तो एज अ रिज़ल्ट मगध जो है ना, मगध इज़ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम महाजनपद एंड फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर जो है हमारे पास, फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर वो बन रहा है द मौर्यन एम्पायर, एंड दैट इज़ इन द ईयर 1236, एंड दिस इज़ अप्रॉक्स फिगर। ठीक है, हो सकता है बुक्स में एक दो इधर उधर का फिगर भी हो, बट दिस इज जस्ट एन अप्रॉक्स फिगर। दिस डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ यूपीएससी। तो जस्ट एक बार देखो, इतना बड़ा सा एरिया, हम बोल रहे हैं फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर, ये पूरा ऑरेंज वाला जो एरिया है ना, पूरा ऑरेंज वाला एरिया किसका है, सिर्फ और सिर्फ मौर्यन एम्पायर का है। ठीक है, मगध जो है मौर्यन एम्पायर क्यों, बिकॉज मगध में उस टाइम पे रूल था चंद्रगुप्त मौर्य और उसके सक्सेसर्स का, जिस टाइम पे ये यूनिफिकेशन हो रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मौर्यन एम्पायर, एंड इट एक्सटेंडेड फ्रॉम हिंदू कुश, ठीक है, टू मैसूर, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, इतना बड़ा फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर। बट कोई भी एम्पायर क्या है ना कि एक पॉइंट तक चलता है, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, जो चीज़ शुरू हुआ है, जो चीज़ स्टार्ट हुआ है, उसका एंड डेफिनेटली होगा। तो मौर्य ने, मगध जो है, मगध का पावर क्या था, ऑल इंडिया पावर बना था, बट धीरे धीरे क्या है, इट इज़ डेफिनेटली कि उसका पावर कम होगा। तो जब उसका पावर कम हो रहा है, फिर से इंडिया में फॉरेन इन्वेजन्स आर स्टार्टिंग। फॉरेनर्स को क्या चाहिए, फॉरेनर्स को मौका चाहिए, ठीक है, कि कब वीक होगा और कब हम अटैक करेंगे। ठीक है, सो मौर्यन एम्पायर ख़त्म होने के बाद फॉरेनर्स हम पे अटैक कर रहे हैं। फॉरेनर्स कौन है, ग्रीक्स। ठीक है, हमारे पास ग्रीक्स हो गए, हमारे पास ग्रीक्स हो गए, हमारे पास साकाज हो गए, हमारे पास ग्रीक्स हैं, साकाज हैं, हमारे पास कुशानाज हैं। ठीक है, हमारे पास कुशानाज हैं। सो दीज आर सम फॉरेनर्स। वी हैव पार्थियंस, साइथियंस। ठीक है, ये जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं ना नॉर्थ वेस्ट से, बिकॉज फॉरेन इन्वेजन सारा कहाँ से हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से हो रहा है, चारों तरफ तो सी है, होगा कहाँ से, यहाँ पे हिमालय है, यहाँ से हो नहीं सकता है। ठीक है,
सो वी आर हैविंग वेरियस फॉरेन इन्वेजन्स एंड साथ ही साथ मगध तो छोटा हो ही जा रहा है। देखो वहाँ इतना बड़ा ऑरेंज एरिया से अभी बस छोटा सा ऑरेंज एरिया है। जब एक सेंट्रल पावर कमज़ोर होता है तो बाकी बहुत सारे छोटे छोटे पावर प्रोमिनेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कलिंगा ज़्यादा पावरफुल हो जा रहा है, सातवाहना एक नया एम्पायर इस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पे, सातवाहना एम्पायर। तो इसके बाद ये सब चीज़ चल रहा है। अगेन जस्ट लाइक एक रूल सही है कि एक रूल अप्लाई होता है कि जो चीज़ कि जो चीज़ स्टार्ट हुआ है वो चीज़ डेफिनेटली एंड होगा। सिमिलरली एक और रूल है कि अगर एक एम्पायर ब्रेक डाउन कर रहा है इन डिफरेंट पार्ट्स, वापस से इसको यूनाइट होना ही है किसी ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी रूलर के अंडर में फिर से सब इकट्ठा एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम जब ये इकट्ठा हो रहे हैं तो वो कौन किसके अंडर में हो रहे हैं? वो हो रहे हैं अंडर द गुप्ताज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर है हमारे पास मौर्यन एम्पायर, बीच में वी हैव फॉरेन इन्वेजन्स और इनका नाम बता दिया मैंने, ग्रीक्स हो गया, कुशानाज हो गया, साकाज हो गया, पार्थियंस हो गया। ठीक है, एंड रीजनल पावर्स हैं, खुद इंडिया के रीजनल पावर्स जिनका डोमिनेंस हो रहा है, फॉर एग्जांपल सातवाहना, कलिंगा, ये लोग हो गए। और फिर बनेगा नेक्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर जो सबको वापस से जोड़ देगा, दैट इज़ द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, एंड जब ये गुप्ता एम्पायर एंड ऑल चल रहा है, ये सब कहाँ चल रहा है? ये सब चल रहा है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, ये सब चल रहा है कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। तो जब नॉर्थ इंडिया में ये सब चल रहा है, साउथ में भी तो कुछ चल रहा होगा। साउथ में, साउथ ना हम ये एरिया मानते हैं। ठीक है, दिस एरिया, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ओके, दिस एरिया इज़ कंसिडर्ड एज द डेक्कन एरिया। हम अपने ले मैन टर्म्स में क्या है, यहाँ पे विंध्या माउंटेन्स के नीचे जो भी है हम उसको मान लेते हैं साउथ इंडिया, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये है हमारा डेक्कन का एरिया, दैट इज़ महाराष्ट्र हो गया, एमपी का नीचे वाला हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये एरिया जो है उड़ीसा का नीचे वाला एरिया, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सब डेक्कन में आता है। ठीक है ना, साउथ इंडिया में नहीं आता। साउथ इंडिया मतलब हो गया ये जो है इस एरिया के नीचे वाले एरियाज़ हैं साउथ इंडिया। यहाँ पे क्या चल रहा था? यहाँ पे देयर वाज द संगम एज दैट वाज गोइंग ऑन। ठीक है, आई होप यहाँ तक फॉलो किया है। ठीक, संगम एज वाज गोइंग ऑन एंड दिस इज एंड हियर आई एम एंडिंग फॉर टुडे। संगम एज बता के मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। संगम एज क्या है? संगम एज है साउथ में। संगम मतलब क्या होता है? जहाँ पे सारे लोग क्या होते हैं, सारे लोग इकट्ठा होते हैं, असेंबल करते हैं जहाँ पे। ठीक है, तो साउथ इंडिया में क्या है ना, 3 मेजर पावर्स थे इस टाइम पे। जस्ट लाइक नॉर्थ में 16 किंगडम्स थे, साउथ में क्या है, 3 मेजर किंगडम्स थे। पहला है चेरास, दूसरा है चोलास एंड तीसरा है पांड्यास। एंड ये जस्ट लाइक नॉर्थ में मगध वॉज मोस्ट पावरफुल, सिमिलरली इन द साउथ द पांड्यास वेर मोस्ट पावरफुल। ओके, साउथ इंडिया का पूरा हिस्ट्री इसके बाद से विल बी डोमिनेटेड बाय द पांड्यास एंड लेटर बाय द चोलास। ठीक है, सो यहाँ तक आई होप इट इज़ क्लियर, पूरा क्रोनोलॉजी क्लियर है। अब इसके बाद से यानी कि गुप्ता पीरियड के बाद अर्ली मिडिवल तक मैं बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर नहीं समझ में आए प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अगेन। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड डू लीव योर सजेशंस। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।